تو मैंने सोचा कि कोई एक ऐसा कोर्स मुरतब किया जाए जो बड़ा जर्नल हो और जो ये जो सोच से मुताल्लिक़ इश्यूज़ हैं हमारे, हमारा जो जहन जिन चीज़ों को परसीव करता है और उसके जो मेथड हैं वो ठीक नहीं है। व्हाई नॉट कि एक ऐसा जर्नल कोर्स डेवलप किया जाए कि जिसमें हर कॉमन आदमी को इनिशियल स्टेज के ऊपर जर्नल चीज़ें बता दी जाएँ कि भाई ये बुनियादी मसाइल हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में, आपके काम में, आपकी अचीवमेंट में, आपके पोटेंशियल के यूज़ होने में मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये असल में मेरा बुनियादी फोकस है इस सारी प्रोग्राम को चलाने का। और मैंने सोचा कि पहले तो मैं खुद इसका मुताला करूं और एक इंडिविजुअल सतह पर वीडियोस बना लूं, जिस तरह मैं पहले वीडियोस बनाता हूं अपनी यूट्यूब के ऊपर। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि शायद ये बड़ा इंडिविजुअल हो जाएगा। इसमें अगर बहुत से लोगों की पार्टिसिपेशन हो, डिस्कशन हो, क्वेश्चन आंसर का सेशन हो, मेरा ख्याल है कि ये और जानदार टाइप का एक कोर्स जो है वो बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। तो मेरी बुनियादी जो अप्रोच थी वो यही थी कि हम अच्छे समझदार लोग जो कमीशन इस ग्रुप में शामिल हैं वो इस कोर्स में पार्टिसिपेट करें, अपना अपनी राय, अपनी डिस्कशन, क्रॉस क्वेश्चनिंग और मसाइल, इवन ये कि एग्जाम्पल, ठीक है, स्टोरीज, ये सब चीज़ें भी इस कोर्स का पार्ट बन जाएं, ताकि ये कोर्स फिर बाद के लोगों के लिए एक डायरेक्शन का तयन करने में उनको मदद दे, तो कैसे अपनी जहनी सलाहियतों को डैमेज किए बगैर अपने रिलेशनशिप और अपनी तरक्की में आगे जो है वो बढ़ते चले जाएं। ये बुनियादी मकसद है इस कोर्स का। आप में से कोई अगर बात करना चाहे तो मैं अपना माइक म्यूट करता हूँ, आप बात करें और क्या तवक्को आपकी है इस कोर्स से, ये थोड़ा सा आप मुझे बताएं। जी, आप में से कोई बात करेगा? आप मेरी बात सुन पा रहे हैं सब लोग, या ऐसा तो नहीं कि हम साउंड के प्रॉब्लम का शिकार हैं? जी सर, सुन रहे हैं हम आपकी आवाज। आप क्या तवक्को कर रही हैं, कर रहे हैं इस कोर्स से? चले ठीक है, मेरा ख्याल है हम स्टार्ट लेते हैं। मैं यहाँ आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूँगा। आप लोग स्क्रीन के साथ शेयर हो रही है आपके साथ मेरी स्क्रीन? जी सर। वेरी गुड, ठीक है। तो एक किताब है हमारी, जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ी बहुत डिटेल के अंदर, टूल टेक के ऊपर उनकी जो अप्रोच है लाइफ को अंडरस्टैंड करने की। मैं उसकी हकीकत से तो शायद मुत्तफिक नहीं हूँ। इस तरह का कोई हिस्ट्री के अंदर जो है वो तकरीबन 1200-1500 साल पहले ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने ये किया हो। लेकिन किताब असल में एक ऐसे सोसाइटी और एक ऐसी फास्ट हिस्ट्री की एक कौम के मुताल्लिक़ है जिसने ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन उसूल मुरतब किए हैं। और उनका कहना ये है कि ये उसूल उनको बेहतर तरीके से ज़िंदगी बसर करने में मदद देते हैं। मुझे उससे इख्तलाफ है कि आया ये उन्हीं की बातें हैं या फिर हमारे यहाँ लोगों ने अपनी तरफ से उसको उसमें ऐड करके, क्योंकि इतने पिछले ज़माने से अब तक एज इट इज़ बात का आना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम तो 10 साल पहले जो बात हुई थी उसको भी आज अगर बयान करने लगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो उस किताब को मैं यहाँ चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा। एग्जैक्ट टेक्स्ट तो नहीं पढ़ाऊँगा, बल्कि उसका जो एक्सट्रैक्शन है और उससे मैं जो समझ पाया हूँ वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले हमारा मौजू है आज के इस टॉपिक का, वो ये है कि हम इस दुनिया को कैसे जानते हैं। यानी मैं जब इस सारी दुनिया को देखता हूँ, फिज़िकल वर्ल्ड को, जिसमें लोग हैं, जिसमें मादी अशिया हैं, जिसमें वाक़यात हैं, जिसमें रिसोर्सेज हैं, तो ये जब
परसीव करता हूँ, मैं जब इसको देखता हूँ और समझता हूँ कि ये फ्रिज है, ये दरख्त है, तो ये प्रोसेस होता कैसा है, ये आज का टॉपिक हमारा होगा। और इसके एंड तक हम पहुँचते पहुँचते बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर जाते हैं। तो इस किताब के अंदर दूसरा चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले चैप्टर में टूलटेक की जो हिस्ट्री है वो डिस्कस की गई है, वो मैं समझता हूँ कि वो मुफीद नहीं है, इसलिए मैंने पहला चैप्टर छोड़ दिया और दूसरे चैप्टर से मैं स्टडी करता हूँ। पहला टॉपिक को डिस्कस करते हैं, एक मुकदमा बनाते हैं। उनका कहना है कि जो टूलटेक के बाशिंदे थे उस ज़माने में, उन पर एक इंकशाफ हुई बात। वो बात ये इंकशाफ हुई कि उन्होंने ये समझ लिया कि रोशनी हर जगह मौजूद है। ठीक है, वो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में, कायनात में जहाँ कहीं आप नज़र डालें वहाँ पर रोशनी मौजूद है। अच्छा जी, मैं अगर इसको डिफाइन करूँ तो पूरी यूनिवर्स के लिहाज से अगर आप सोचें तो ये जो मैंने तस्वीर यहाँ आपके सामने लगाई है, इस तस्वीर में हम चांद की सतह पर खड़े होकर ज़मीन को देख रहे हैं और बीच में हमें डार्क दिख रहा है। बज़ाहिर ये जो डार्क है ये अंधेरा है, और अगर ये अंधेरा है पूरा, सवाल ये है कि वो ज़मीन रोशन क्यों नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है जो डार्क, जी हम मौजूद हैं सब। चलें, क्या हमारी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है अभी या डिस्कनेक्ट हो रही है? जी सर, अब तो हो रही है। आवाज का इशू हुआ था। ठीक है, आवाज़ अब सही है? जी, आवाज अब आ रही है, वेरी क्लियर है। गुड। चलें, ये ज़रा इंटरनेट की वजह से कुछ अप्स डाउन होते रहेंगे, लेकिन हम इसी जी जी, रिसोर्सेज में रहते हुए चीज़ें समझें। तो इंशाल्लाह। इस तस्वीर में से ये परसेप्शन, ये नतीजा अखज़ करना है कि रोशनी, जो डार्कनेस है उसमें भी रोशनी है। रोशनी बजाते खुद नज़र नहीं आती, बल्कि रोशनी जब किसी चीज़ पर पड़ती है तो वो चीज़ हमें नज़र आती है, रिफ्लेक्ट होकर रोशनी जो है वो हमें नज़र आती है। इसका मतलब है अगर पूरे यूनिवर्स पर आप गौर करें तो पूरे यूनिवर्स में हर जगह, गैप्स में, स्पेस में, खाली जगहों में, हर जगह रोशनी मौजूद है। यानी ये कहना कि कुछ भी मौजूद नहीं है ये गलत है, उसकी जगह हर जगह रोशनी जो है वो मौजूद है। अच्छा, ये अगर आप इसी थ्योरी को, फिज़िक्स को, जो लोग फिज़िक्स बहुत डिटेल में पढ़े हैं वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम किसी मटेरियल पर गौर करें तो हम जानते हैं कि सारा का सारा मादा एटम से मिलकर बना है। एटम बहुत छोटे ज़र्रे हैं, और जब आप एटम को स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि एटम का तो ज़्यादातर हिस्सा खाली है। यानी एटम का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के साइज़ में और उस एटम का पहला ऑर्बिट जो न्यूक्लियस से दूर है, वहाँ पहला इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। अगर आप उस न्यूक्लियस और उस पहले ऑर्बिट के दरमियान गैप को तस्वुर में लाएं, तो तकरीबन मैंने मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट किया है, तो ये तकरीबन 3 से 7 किलोमीटर, अगर आप एक बॉल सपोज करें, क्रिकेट की बॉल अपने पास रख लें सामने, तो पहला, और इस बॉल को आप न्यूक्लियस सपोज करें, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो इस न्यूक्लियस से 7 से 10 किलोमीटर दूरी पर मूव कर रहा है। तो इस न्यूक्लियस और पहले इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है? स्पेस है, गैप है। और उस गैप में क्या है? तो फुल टेक वाले ये कहते हैं कि इस गैप में भी रोशनी है। यानी उनका ख्याल ये है कि रोशनी हर जगह मौजूद है। अच्छा, इस एटम से मिलकर फिर एलिमेंट बने, एलिमेंट से फिर कंपाउंड बने। इसका मतलब हर एलिमेंट, हर कंपाउंड, हर मटेरियल जो हमें नज़र आ रहा है उसके अंदर बहुत सारी खाली जगह है।
اور اس خالی جگہ میں روشنی ہے. ٹھیک ہے. تو روشنی دراصل ہر جگہ پھیلی ہوئی. کائنات میں موجود مادہ جتنا بھی ہے وہ بالکل جیسے کائنات کو آپ سوچ رہے ہیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے اور ان کے بیچ میں خالی اسپیس، اور اس اسپیس کے اندر روشنی. سیم اسی طریقے سے ہر باڈی بھی اسی طرح کے ایٹموں کا مجموعہ ہے، اور اس کے اندر بھی بے شمار خالی اسپیسز ہیں جس میں روشنی جو ہے وہ موجود ہے. یہ سمجھنا اور یہ دیکھنا بڑا مشکل ہے. ہم سالڈ دنیا کو جانتے ہیں، ہماری نظر میں دنیا سالڈ ہے، جبکہ ٹول ٹیک کی جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز بھی سالڈ نہیں ہے. وہ یہاں سے اپروچ کرتے ہیں کہ کوئی چیز اس دنیا میں سالڈ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز جو ہے اس کے اندر اسپیس موجود ہے، اس میں گیپس موجود ہیں، اس میں خالی جگہ موجود ہے، اور اس خالی جگہ میں ایگزسٹ کرتی ہے لائف یا روشنی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دو چیزوں کے درمیان واضح حد نہیں. یعنی اگر میں ہائیڈروجن کے دو ایٹم ملا کے مالیکول بناؤں، تو ہائیڈروجن کا جو پہلا ایٹم ہے اس کا نیوکلیس اور پہلا آربٹ میں الیکٹران گھوم رہا ہے، اور دوسرے ایٹم کا نیوکلیس اور اس کے آربٹ میں الیکٹران گھوم رہا ہے. یہ جو الیکٹران گھوم رہا ہے نا، یہ فائنل حد نہیں ہے اس کی، کیونکہ یہ الیکٹران کبھی باہر جمپ کر کے اگلے آربٹ میں بھی چلا جاتا ہے، اور کبھی جمپ کر کے اندر والے آربٹ میں جا جاتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہائیڈروجن یہاں سے شروع ہو کے یہاں ختم ہو رہا ہے، اور دوسرا ہائیڈروجن یہاں سے شروع ہو کے یہاں ختم ہو رہا ہے، تو فزکس کی جدید تھیوریز کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے. تو دو چیزوں کے درمیان جو خلا ہے اس میں حد کا تعین کرنا بہت مشکل ہے کہ پہلی چیز کہاں ختم ہو رہی ہے اور دوسری چیز کہاں سے شروع ہو رہی ہے. مائکرو لیول، میکرو لیول پر تو ہمیں پتہ ہے یہ فریج ہے، یہ کرسی ہے، کرسی یہاں تک ہے. میکرو لیول پر، بڑے لیول پر. لیکن اگر آپ اس کو ایٹامک لیول پہ جا کے دیکھیں تو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ کرسی کا اینڈ کہاں ہو رہا ہے اور کہاں سے فریج جو ہے وہ شروعات ہو رہی ہے. یہ یہاں سے وہ مقدمہ اپنا شروع کرتے ہیں کہ یہ جو پوری کائنات ہے، اس پوری کائنات میں دراصل ہر چیز روشنی پر مشتمل ہے، اور ہر چیز اسپیس ہے. کوئی چیز بھی سالڈ نہیں ہے، اور جتنی بھی چیزوں کے درمیان میں گیپ موجود ہے وہ سارے گیپ میں روشنی موجود ہے. اچھا جی. روشنی. اب ہم اگر آج کے دور کے لحاظ سے اس تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے نظر میں روشنی تو یہی روشنی ہے جو سورج سے آ رہی ہے. لیکن ہم جب آج فزکس میں دیکھتے ہیں تو روشنی صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے. روشنی جو ہے وہ صرف کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، کیا آپ لوگ ایرو دیکھ پا رہے ہیں؟ ہیلو. کیا آپ لوگ ایرو دیکھ پا رہے ہیں؟ جی سر. اوکے. تو ہماری جو آنکھیں ہیں اس میں روشنی کا صرف یہ بینڈ، روشنی کی ویوز کا صرف یہ والا بینڈ جسے ہم کہتے ہیں ویژیبل بینڈ، یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. جبکہ روشنی تو انفرا ریڈ بھی ہے، روشنی تو مائکرو ویو بھی ہے، روشنی تو ریڈیو ٹیلی ویژن سے متعلقہ جو ویوز ہیں وہ بھی روشنی ہے. اچھا، ویژیبل کے بعد الٹرا وائلٹ بھی ریز ہیں، ایکس ریز بھی ہیں، گیما ریز بھی ہیں. لیکن ہماری آنکھیں جن روشنی کو دیکھ پاتی ہیں اس کی جو لائٹ ہے وہ صرف اتنا چھوٹا سا ایک بینڈ ہوتا ہے کلرفل جو ہمیں دکھائی پڑ رہا ہوتا ہے. تو ٹول ٹیک کی اس اپروچ کو جب ہم آج کی اپنی سائنسی نتائج کے ساتھ مرج کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ صرف ہمیں یہ ویژیبل روشنی ہی سے اس کائنات میں ثابتہ نہیں پڑ رہا، بلکہ کائنات کے اندر جو روشنی ہے اس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. ریڈیو ویوز بھی ہیں، مائکرو ویوز بھی ہیں، ایکس رے بھی ہیں، اور دیگر چیزیں. اس کا مطلب ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ فینومینا ہے روشنی کو ٹیکل کرنے کا. روشنی جب اپنا بہیو پیش کرتی ہے، جب روشنی آپ کے ساتھ لنک ہو رہی ہے، تو وہ صرف ویژیبل
صورت میں لنک نہیں ہو رہی، بلکہ وہ الٹرا وائلٹ کی ریز کے فارم میں بھی آپ کے ساتھ لنک ہوگی، آپ کے آنکھ پہ، آپ کی باڈی پر، آپ کے کان پہ، آپ کے دماغ پہ اثرات مرتب کرے گی۔ تو اس کو بڑے اسپیکٹرم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی ریسرچ کے مطابق روشنی صرف اور صرف وہ نہیں ہے جو ہمیں چیزوں کو دکھاتی ہے، بلکہ ایسی روشنی بھی ہے جس کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے جو بک کا رائٹر ہے وہ ایک دوسرے ڈائریکشن میں جاتا ہے۔ یہ اصل میں مقدمہ قائم کر رہا ہے نا رائٹر، پولٹیک کی جو اپروچ تھی اس کے لیے ایک بیسک مقدمہ بنا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ پوری کائنات میں ٹھوس چیز کوئی نہیں ہے، ہر چیز لائٹ ہے، ہر چیز میں اسپیس ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس سے ہم نے ایک بات اخذ کی کہ روشنی کو جو وہ لے رہے ہیں وہ روشنی ایک روشنی نہیں ہے بلکہ بے شمار روشنی ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، موبائل کے سگنل جو آ رہے ہیں وہ بھی روشنی ہے، ٹیلی ویژن کے سگنل جو آ رہے ہیں وہ بھی روشنی ہے، وائرلیس کے سگنل جو آ رہے ہیں وہ بھی روشنی ہے، آواز جو آ رہی ہے میکینیکل وہ بھی دراصل ویوز کی ایک فارم ہے۔ تو جب آپ اس کو بڑے اسپیکٹرم میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف کوئی ایک چیز ایسی نہیں جو ہمارے انوائرمنٹ میں صرف روشنی ویزیبلی کے لیے کام کر رہی ہو، بلکہ اس روشنی کے بے شمار پیٹرنز ہیں جو آپ کے ساتھ ارد گرد آپ کے یہاں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں سے وہ کہتا ہے روشنی ایک میسج کیریئر ہے، یعنی روشنی جب چلتی ہے نا تو وہ اپنے اندر ایک میسج لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جب روشنی کسی گرین بورڈ پر پڑتی ہے اور واپس ریفلیکٹ ہو کے ہماری آنکھ میں آتی ہے تو وہ ایک میسج لے کر آتی ہے، اس کے اندر ایک میسج ہوتا ہے کہ یہ گرین کلر جو ہے ساتھ میں آ رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک ریڈیو اسٹیشن کے اندر سے تو بہت ساری ویوز نکل رہی ہیں روشنی کی اس ریڈیو فارم میں، تو ہر روشنی کے اندر ایک میسج ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر 100 چینل ہیں ریڈیو کے اسٹیشن ہیں تو 100 ٹائپ کی ڈفرینٹ ویوز، روشنی کی ڈفرینٹ لہریں میرے ارد گرد اس گھر میں، اس کمرے میں، آزو بازو وہ موجود ہے۔ اچھا، اور ہر روشنی میں ایک میسج ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو ریسیور ہے وہ اپنی فریکوینسی کو اس روشنی کی ویو لینتھ پہ یا اس کی فریکوینسی پہ سیٹ کر کے اس میسج کو ڈیکوڈ کرتا ہے، اس میں کیا میسج چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ ایگزامپل کے طور پر میں نے لیا، بالکل اسی طریقے سے روشنی کی ہر فارم جو میرے ساتھ انٹریکٹ ہوتی ہے وہ اپنے اندر ایک میسج لے کر آتی ہے، اور اس میسج کو ہم پھر ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ ریڈیو بھی ایک ریسیونگ ڈیکوڈر ہے، ٹیلی ویژن بھی ایک ریسیونگ ڈیکوڈر ہے، موبائل بھی دراصل ایک ریسیونگ ڈیکوڈر ہے، اور خود ہم انسان بھی ایک ریسیونگ ڈیکوڈر ہے۔ ہم اس روشنی میں جو میسج ہوتا ہے اس میسج کو ہم اپنے اندر سمجھتے ہیں، اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات اور نتیجہ پہنچی کہ روشنی دراصل ایک میسج کیریئر ہے۔ اچھا، ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ہم نے 10ویں کلاس میں، 9ویں کلاس میں، چھوٹی کلاس میں یہ ایک سائنس کے اندر کوئی لیسن پڑھا تھا کہ دراصل ہم چیزوں کو دیکھتے کیسے۔ سادہ سا ہے، ایک کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس سے روشنی ریفلیکٹ کرتی ہے اور ریفلیکٹ کر کے ہماری آنکھ میں آتی ہے، اور آنکھ کے عدسے سے گزر کے وہ امیج بناتی ہے پیچھے ریٹینا کو۔ یہ جو آنکھ کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم ریٹینا کہتے ہیں، اور یہ یہاں پر کچھ سیلز ہوتے ہیں راڈ کی شکل میں، اور کچھ سیل ہوتے ہیں کون کی شکل میں۔ تو وہ جو دونوں سیل ہیں وہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں روشنی کے لیے۔ یہ امیج جب یہاں آتا ہے تو وہ اس امیج کو ڈیکوڈ کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور انڈرسٹینڈ کر کے نرو سسٹم میں بھیج دیتے ہیں، یعنی دماغ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ روشنی اپنے اندر ایک میسج رکھتی ہے، اور وہ میسج آپ کی آنکھ کے ذریعے سے آپ کے ریٹینا تک پہنچ جاتا ہے ایز اٹ از، بغیر کسی تبدیلی کے، جیسا کہ وہ ہوتا ہے ویسا ہی۔ اور آنکھ کے یہ ریٹینا سیل اس میسج کو ہمارے نرو سسٹم میں بھیج دیتے ہیں۔
अच्छा, अब नर्व सिस्टम को अगर आप गौर से देखें इसको, आँख में बनने वाला इमेज दिमाग तक कैसे पहुंचता है। ये हमारी आँख है, ये रेटिना है। दुनिया, बाहर की दुनिया से जो रोशनी ने मैसेज कन्वे किया, लिया, पिक किया, वो आपकी इस आँख से इस रेटिना तक पहुंचा, और इस रेटिना से फिर एक लंबा सफर तय करके एक जेनेटिक जेनिक्यूलेट न्यूक्लियस तक पहुंचा, और यहाँ से फिर उसकी इंटरप्रिटेशन हुई, और इंटरप्रिटेशन होके ये विजुअल कॉर्टेक्स है आपका, जहाँ आप अंडरस्टैंड करेंगे कि चीज़ क्या थी। यहाँ से सफ़र चला रोशनी का और आपके इस ब्रेन तक पहुँचा। इसका मतलब है कि जो चीज़ों से रोशनी आती है और दिमाग तक पहुँचती है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा फासला होता है। और ये जो फासला है, ये फासला अगर गड़बड़ करना शुरू कर दे, ये फासला अगर गड़बड़ करना शुरू कर दे, तो हकीकी मैसेज जो उस रोशनी में होता है, वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच सकता। ये है वो बुनियादी मुकदमा जो टोलटेक की ये जो पूरी टीम थी या जो लोग थे, वो इसको अंडरस्टैंड करता है। अच्छा, जैसे हम रोशनी को, चीज़ों को आँख से देखने और दिमाग से समझने के इस फंक्शन पर गौर कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे दूसरे आज़ा भी हैं। यानी हमारा कान है, वो भी बाहर से जो वेव्स आती हैं, जो मैसेज कैरियर होती हैं, जो अपने अंदर मैसेज लेती हैं। दो लोग बोल रहे हो तो हर एक की जो वेव्स है उसमें अपना मैसेज होता है, और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बोल रहा है और ये बोल रहा है। तो आवाज़ भी दरअसल मौजों पर मुश्तमिल है। वही सारा उसूल जो आँख के लिए जो है वो चाहिए होता है, वही उसूल जो है वो कान के लिए भी। इसी तरह हमारी जो सेल हैं बॉडी के, जो गर्मी महसूस करते हैं, हमारी नाक जो खुशबू महसूस करती है, हमारा जबान जो जायका महसूस करता है, ये सब के सब रियल और मैसेज कैरियर होते हैं, जो बाहर से मैसेज आकर हमारे दिमाग तक पहुंच रहा होता है, और फिर हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं। सही है। ये कान की एक पूरी मैंने तस्वीर यहाँ लगाई है कि आपके यहाँ कान यहाँ तक वेव्स आती हैं, फिर यहाँ से फिर वेव्स चलती हैं कान के मुख्तलिफ हिस्सों से घूम के आपके नर्व सिस्टम में जाती हैं, और तब फिर आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ से जो मैसेज आता है वो तो बड़ा रियल होता है, क्योंकि वेव्स होती हैं वो मैसेज कैरियर होती हैं, और वो रियल मैसेज सप्लाई करती हैं। लेकिन यहाँ से जाने के बाद इस दिमाग तक पहुँचने तक अगर वो मैसेज डैमेज हो जाए, अगर वो मैसेज उसमें कोई खलल हो जाए, तो बाहर की दुनिया की आवाज़ और आपने उसे जो समझा है, उस आवाज़ में दोनों में क्या हो जाता है, फ़र्क होता है। तो ये सारी बातें करने के बाद तीन इसके नतीजे निकलते हैं। नंबर एक, रोशनी कभी भी उस पैगाम को तब्दील नहीं करती है जिसे वो लेकर जा रहे हैं। ठीक है, यानी आपकी जो दुनिया से जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, वो रियल मैसेज को कैरी करती हैं, उसमें गड़बड़ नहीं करती। चाहे ये रेडियो सिग्नल हो, दूर दराज सैारे से आने वाली रोशनी हो, अ, वो अपने अंदर जो मैसेज लिए हुए होती है, उस मैसेज की ऑथेंटिसिटी पर आप सवाल नहीं कर सकते। रोशनी जो चीज़ लेकर आ रही है वो बिल्कुल परफेक्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि रोशनी एक कामिल मैसेंजर है। यहाँ से दो टर्म इस्तेमाल की हैं टोलटेक के उस पूरे कबीले ने। एक कहा टोनल और एक कहा नेगोल। टोनल से मुराद लाइट या वेव्स, और नेगोल से मुराद मैटर। यानी वो कहते हैं जो कैरियर होता है, वो लेके आ रहा है मैसेज को, वो दरअसल टोनल रोशनी, और जिससे लेकर आ रहा है, सैयारे से आ रही है। मैं कुर्सी को देख रहा हूँ तो कुर्सी से मैसेज आ रहा है, रेडियो स्टेशन की आवाज़ सुन रहा हूँ तो रेडियो स्टेशन से मैसेज आ रहा है। तो वो चीज़ जो मैसेज भेज रही है, उसको इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया पूरी किताब के अंदर, नागाल। और जो मैसेज को लाने वाली चीज़ें हैं उसको कहा टोनाल। तो टोनाल के बारे में उन्होंने ये फैसला किया कि टोनाल रियल मैसेज कैरियर है, वो मैसेज को गड़बड़ नहीं करती। ठीक है, वो हमेशा सही मैसेज डिलीवर करती है एक जगह से दूसरी जगह। अब हम जनाब इस सारी जो मुकदमा था,
इस मुकदमे से जो नतीजा निकालना है, उसका पहला इम्पैक्ट हम यहाँ पर कि दुनिया से जो भी मैसेज आपके पास आ रहे हैं, ये मेरी वालदा हैं, वालिद हैं, मेरे साथ इनके रिलेशनशिप ये हैं, ये जानवर है, ये माता है, ठीक है, ये गर्मी है, ये सर्दी है, ये ज़बान है, ये मैसेजेस आ रहे हैं जो कि डिफरेंट टाइप के टोनल आपको लेकर आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप की वेव्स आपको लेकर आती हैं आपके जहन। लेकिन जैसे ये वेव्स आपके दिमाग में आती हैं, ठीक है, आपका ये जो दिमाग होता है ना, इसके अपने तासुबात होते हैं, इसकी अपनी एक लर्निंग होती है, इसके अपने एक स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं कल्चर पर, मज़हब पर, आपके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं दुनिया को देखने के, आपकी याददाश्त में क्या क्या चीज़ें जमा है बचपन से लेके, आपके क्या इमेजेस हैं, तस्वुरात क्या हैं, नुक्ता नज़र आपके क्या हैं, आपका इल्म कितना है, आपका आई कितना है। आने वाला मैसेज जो टोनल लेकर आता है, जो वेव्स लेकर आती है, वो तो बिल्कुल 100% होता है, लेकिन वो जैसे ही आपके इस दिमाग से गुजरता है, तो इस दिमाग ये दिमाग हमारा आने वाले रियल मैसेज को डिस्टर्ब करता है, डिस्टॉर्ट करता है। उसमें कल्चर की इम्प्लीमेंटेशन, उसमें मज़हब की इम्प्लीमेंटेशन, उसमें आपके जो तस्वुरात, हमारे तस्वुरात, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, पुरानी जो यादें हैं बचपन की, जो कुछ हमारे साथ हुआ है, जिन नताइज तक हम पहुँच गए हैं, वो उसमें ऐड करता है। हमारे जो तस्वुरात हैं दुनिया को देखने के, वो उसमें ऐड करता है। हमारा जितना इल्म है, जिन नताइज तक हम पहुँच चुके हैं, वो उसके ज़रिए से उसे मसख़ करता है। अकाइद जो हमारे हैं, उसके ज़रिए से उसे मसख़ करता है। नुक्ता नज़र जो हमारा होता है, वो उसमें डालता है। तो डालने के बाद उस रियल मैसेज को डिस्टॉर्टेड मैसेज में, मसख़ शुदा मैसेज में कन्वर्ट करके वो हमारे हम तक, यानी हम जो हैं, हमसे क्या मुराद है, अब वो आपकी रूह है, आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचा देते हैं। अब और वो जब जो चीज़ हम समझते हैं, जो चीज़ हम परसीव करते हैं, अब जिस नतीजे पर हम पहुँचते हैं, वो नतीजा रियल नहीं, ठीक है, वो रियल नहीं, वो चेंज हो सकता है। और इसी के लिए वो टर्म इस्तेमाल करते हैं, आप हकीकत नहीं देख पा रहे, आप ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है। यानी जो टोलटेक का जो पूरा फलसफा है वो ये है कि आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, उस दुनिया में जो कुछ आप देख रहे हैं, आप उसे हकीकत नहीं देख रहे, क्योंकि आप बराह रास्त चीज़ नहीं देख रहे। आपका दिमाग उस बराह रास्त आने वाली चीज़ को, उन कैरियर्स को जो रियल मैसेज लेकर आ रहे हैं, उन रियल मैसेजेस को मुख्तलिफ वजूहात और चैनल्स की बुनियाद पर उसको गड़बड़ कर देता है, उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, उसको मसख कर देता है। और मसख करने के बाद आपको आपका दिमाग जो कुछ दिखाता है, आप समझते हैं कि वो रियलिटी है, असल में वो रियलिटी नहीं है, वो ख्वाब, ठीक है। यानी ये ये पूरा इनकी फ़िलासफ़ी ये है कि हम दुनिया के बारे में जो राय रखते हैं, वो वो नहीं है जो दुनिया है, बल्कि हमने उसे जिस तरह से परसीव किया है, उसमें हमारे दिमाग का बहुत बड़ा हाथ है। और हर चीज़ को वो असल को घुमा कर, उसको झोल देकर, उसको तब्दील करके, उसको दूसरी टर्म में बयान करके आपको दिखा रहा होता है। तो आप खुद एक हकीकत चीज़ देखने के बजाय एक ड्रीम, एक ख्वाब को देख रहे होते हैं।
बात हमारी यहाँ तक पहुँच गई थी कि जो कुछ भी हम दुनिया को समझ रहे हैं वो दरअसल मसख शुदा हक़ाइक़ हम ख्वाब की तरह देख रहे हैं। ये जो स्क्रीन है ये बहुत अंडरस्टैंड करने के काबिल है, और पूरी किताब दरअसल इसी एक नुक्ते के गिर्द घूमती है। दुनिया से आने वाले पैगामात, हमारी रिलेशनशिप, हमारा जॉब, हमारी चीज़ों को देखना, हमारे मनाज़िर, हमारी बुक्स, हमने जो मुताला किया है, हमने जो किसी से बातचीत हो रही है, हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, हम जो कामकाज कर रहे हैं, हम जो सिचुएशन देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बुनियादी तौर पर जो है आपको हकीकत नहीं दिख रही होती, बल्कि आप वो देख रहे होते हैं जो आपका दिमाग आपको दिखा रहा होता है, और आप मसख शुदा हक़ाइक़ ख्वाब की तरह देख रहे होते हैं। अच्छा जी, अगर हम ये जो किताब है वो किताब दरअसल आपको, ये जो आपका दिमाग है, इस दिमाग की कारस्तानियों से बचकर आप कैसे रियलिटी को देख सकते हैं, पूरी किताब इसी मौजू को पढ़ाती है। यानी हम कैसे दुनिया से आने वाले पैगामात, जो जिसको हम दुनिया समझते हैं, उसको बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे कि वो हैं वैसे ही हम अंडरस्टैंड कर जाएं, और ये जो हमारा दिमाग भी इसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है, इस डिस्टॉर्शन का मुकाबला हम कैसे करें, यही दरअसल पूरी किताब का मौजू है। ठीक है, तो अ, अगर अल्फाज में इसको बयान करें तो यहाँ मैंने स्लाइड पे लिखा है, आपका दिमाग हक़ाइक़ को मसख करके कुछ और दिखाता है। याद रखें कि वो तमाम मालूमात जो आपके इदराक के आज़ा इकट्ठी करते हैं, इस बारे में एक बेहतरीन पैगाम है कि दुनिया में क्या है। यानी जो आपका आँखें हैं, आपका टेस्ट का ज़बान है, आपकी नाक है, और जितने भी आज़ा जो इदराक के आज़ा हैं, वो जो कुछ भी नॉलेज इकट्ठा करते हैं, उनमें एरर नहीं होता। वो बिल्कुल बेहतरीन पैगाम होता है, उसमें मैसेज बिल्कुल सही होता है। बदकिस्मती से आपका दिमाग ख्वाब दिखाने का एक वजू है, ये आपसे, आप इसे फ़रेब का वजू कह सकते हैं। ठीक है, यानी आपके जो इदराक के आज़ा हैं वो तो मैसेज को 100% दुरुस्त रिसीव कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो सारे मैसेजेस गुज़रते ही आपके दिमाग से हैं, वो दिमाग फ़रेब डेवलप करता है और आपकी मालूमात को बिगाड़ कर उसे ख्वाब बना देता है। ठीक है, और फिर आपके ज़हन में उस छोटे से ज़ाती ख्वाब को दिखाकर आपको बताता है कि ये है वो दुनिया जो आप देख रहे हैं। यानी आपका दिमाग हकीकत की दुनिया को अपने तासुबात की बुनियाद पर तब्दील करके आपको बताता है कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दरअसल दुनिया ये है। अगर आप अपने दिमाग पर यकीन रखते हैं तो आप दुनिया के बारे में बहुत उलझन का शिकार हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप मेरे साथ होंगे। किसी को अगर कोई कमेंट करना है इस यहाँ तक की बात पर, तो आप कमेंट अपना जायज़ कर दें, वरना फिर हम आगे चलते हैं। जी सर, और मैं समझ रहा हूँ कि क्योंकि अगर ये हम 3 और 4 लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर ये ज़ूम को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम। कल से मैं इसके बजाय स्ट्रीम यार्ड, क्योंकि उसमें टाइम की लिमिट भी नहीं है और उसमें 6 लोग कम से कम आ सकते हैं, तो 6 लोगों पर हम इसको मुश्तमिल कर लेते हैं। अगर 6 में से 2 भी हुए, 1 भी हुआ, तो इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये ज़ूम जो है वो 40 मिनट के लेक्चर की लिमिट लगाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो हम इसको ड्रॉप करेंगे और इसकी जगह फिर से हम शुरू कर देते हैं, अपना स्ट्रीम यार्ड इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम 6 लोग आराम से टाइम
बाउंड के बगैर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इवन ये कि उसे ऑनलाइन भी दिया जा सकता है फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, ताकि और लोग भी अगर देखना चाहें एट ए टाइम तो वहाँ उस लिंक को जो है वो जाकर देख सकते हैं। चलें ठीक है, अब हम चलते हैं मज़ीद आगे की तरफ। मैंने आपसे कहा कि जो पूरी किताब है, दरअसल ये पूरी किताब इसी अ, आपके दिमाग जो आपको मालूमात को मसख कर रहा है और जो वो इंटरफेयर कर रहा है और वो जो आपको धोखा देने के लिए डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजी इख्तियार कर रहा है, ये पूरी किताब उस स्ट्रेटेजी को समझने, उसको टैकल करने, उसको हैंडल करने और उसको मात देने के तरीके आपको सिखाती है। और जैसे ही आप ये सब बातें सीख लेते हैं तो आप दुनिया को हकीकी निगाह से जैसी कि वो है वैसा आप देखना शुरू कर देते हैं। और उसका नतीजा ये निकलता है कि आप रिलेशनशिप में, आप अपने बिजनेस में, आप अपनी एजुकेशन में अपने दिमाग की इस फरेब वाली कारस्तानियों के बजाय इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना आपको आ जाता है। और जब दिमाग भी समझ लेता है कि भाई ये आदमी मुझसे धोखा नहीं खा रहा, तो फिर वो ये सारे काम छोड़ के वो काम शुरू कर देता है जो आप उससे लेना चाहते हैं। ये बात अजीब सी लगती है, समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं दरअसल मेरा दिमाग नहीं हूँ, ये बुनियादी जो नुक्ता है वो ये है, मैं दरअसल मेरा दिमाग नहीं हूँ। जब तक आप ये सोचते हैं कि दरअसल जो मैं सोचने वाला मैं हूँ वो दरअसल मैं हूँ, नहीं, वो आपका दिमाग। आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है दिमाग को, खुद अपने आप से अलग करना। दिमाग एक टूल है जो मसाइल के हल में आपकी मदद करता है। आप कुछ होते हैं, उसकी मदद करता है दिमाग मसाइल को हल करने में। लेकिन हम दिमाग दुनिया में रहते हुए इतना फरेब देता है कि वो ये कहता है कि भाई तुम तो हो ही नहीं, मैं ही हूँ बस। यानी वो हावी हो जाता है। इसको हम बहुत आगे जाके टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, ईगो, उसमें इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। पुरानी बातें आप फिलहाल निकालिए। जैसे मैंने लफ्ज़ बोला ईगो, तो आप सोच रहे होंगे अच्छा हमें तो पता है ईगो। नहीं, आपके दिमाग ने आपको जो ईगो को बताया है, खुदा के लिए उसकी बात पर यकीन करना छोड़ दीजिए। आप नए सिरे से उस सारे तस्वुर को हम डेवलप करेंगे। तो मैं चलता हूँ अगले मौजू की तरफ। वो मौजू ये है, स्क्रीन मैंने शेयर कर ली है, ठीक है। तो अब ये जो टोल टैग की जो पूरी तहजीब है, इनका मानना ये है कि ये इस दिमाग की फरेबी वाली कारस्तानी का मुकाबला करने के लिए इनके पास बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लान मौजूद है। वो ये समझते हैं, तो उसके लिए वो कहते हैं कि हम 3 स्टेजेस पर काम करें, ठीक है। यानी टूल टेक वाले कहते हैं कि हमारे स्टेजेस जो है 3, उसको पहले नंबर पे कहते हैं आगाही की महारत हम पैदा करते हैं, तब्दीली की महारत हम पैदा करते हैं और इरादे की महारत हम पैदा करते हैं। तो किताब लिखने वाले ने ऐसे समझाया है कि वहाँ स्कूल्स हैं, इदारे हैं, जहाँ बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं बतौर टीचर्स, और जो नौजवान लड़के हैं जो उसमें दाखिल हो रहे हैं, तो कहते हैं कि हम इन नौजवानों को 3 जो स्किल्स सिखाते हैं। सबसे पहला स्टेज उनका होता है आगाही में वो माहिर। आगाही से मुराद क्या है? आगाही से मुराद ये है कि उनको ये सिखाया जाता है कि वो ये जानने लगें कि दिमाग हमारे अ, हमें किस तरह ख्वाब दिखाने के लिए काम करता है। कि देखिए ये ख्वाब वो नहीं है जो गोल के मायनों में ख्वाब नहीं आ रहा, बल्कि ये हकीकत को गलत कन्वर्ट करके उसे इमेजनरी चीज़ बना के हमें दिखा रहा है, उसको हम कह रहे हैं ख्वाब। तो आगाही की महारत ये है कि पहले स्टेज पर ये सिखाया जाए
کہ دماغ دراصل کیسے آپ کو ڈیمیج کرتا ہے، وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں، ہمارے عقائد ہیں، ہماری آرا ہیں، ہمارے خوف ہیں، ہمارے لاشعوری رویے ہیں، ہماری ماضی کی یادیں ہیں، ہمارے گھر کے اور قبیلے کے اور فیملی کے کچھ اصول ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے کچھ یادداشتیں ہیں پرانی، اس کو وہ لیتا ہے اور لے کر آنے والے حقائق کو مسخ کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے۔ تو اگر ٹریننگ دی جائے اور ہر شخص یہ سمجھ جائے کہ دماغ ہمیں کیسے فریب دیتا ہے، ہمارا دماغ ہمیں کیسے فریب دیتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں آگاہی۔ کیونکہ کہتے ہیں اگر اصل مسئلہ ہی پتہ نہیں ہے آپ کو، تو مسئلہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دنیا کو، زندگی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہو، آپ نہیں دیکھ پا رہے، دراصل آپ کو آپ کا دماغ کچھ اور گڑبڑ کر کے دکھا رہا ہے۔ اگر آگاہی آپ کو ہو جائے کہ نہیں نہیں یہ ایکچوئل باہر ایسا نہیں ہے، یہ ہماری دماغ کی کارستانی ہے، وہ ہمیں غمگین کر رہا ہے، وہ ہمیں کمپیریزن کروا رہا ہے، وہ ہمیں حسد کرانے پر مجبور کر رہا ہے، وہ ہمیں خود کی اہمیت کو کم اور دوسروں کو اہم بنانے میں اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ تو آگاہی کی مہارت پہلے درجے کی مہارت ہے، ٹھیک ہے، کیسے کرنا ہے وہ کتاب کے اگلے چیپٹر میں ہم دیکھنا شروع کر دیں گے، لیکن ابھی ہم صرف تعارف دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، یہ پوری کتاب کس طرح سے آگے بڑھے گی۔ اور اس میں وہ یہ سکھاتے ہیں کہ آلٹرنیٹ کو سوچا جائے، یعنی دماغ جو چیز آپ کو دکھا رہا ہے، آپ اس کا الٹرنیٹ بھی سوچنے لگیں، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنے والے بننا ہے، اور جو آپ کی جو لمیٹیشن ہیں جو دماغ نے بنا دی ہیں، اس لمیٹیشنس کو کراس کر کے بھی آپ چیزوں کو، لوگوں کو، افراد کو، حقائق کو، دنیا کو دیکھنے والے بننا ہے۔ اگر یہ سچویشن اور یہ صلاحیت آپ میں ڈیولپ ہو جاتی ہے، ہم وہ اس کو کہتے ہیں کہ آگاہی کی مہارت آپ نے حاصل کر دی۔ پہلے درجے پہ آگاہی کی مہارت کو وہ امپورٹنس دیتے ہیں، اور دوسرے درجے پہ وہ کہتے ہیں تبدیلی کی مہارت، یعنی جب آپ آگاہ ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ دماغ آپ کا کیسے کام کر رہا ہے، کیسے آپ کو جو ہے وہ دنیا کی حقیقی چیزوں کو مسخ کر کے فریب میں آپ کو مبتلا کر رہا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر اب آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی، یعنی دماغ نے جس بنیادی اصول کو اٹھایا ہے آپ کو فریب دینے کے لیے، آپ اس اصول کو تبدیل کرنے کے لیے خود سے محنت شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں تبدیلی کی مہارت، یعنی دماغ کی بات ماننے کے بجائے آپ اس ٹول کو اگنور کر کے ایک نیا ٹول اپنے لیے متعین کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں تبدیلی کی مہارت۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ دوسرے اسٹیج پہ آدمی تبدیلی کی مہارت حاصل اگر کرے تو پھر اس کے لیے راستہ زندگی کا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے یہاں لکھا ہے کہ آپ اس دنیا میں بغیر کسی رائے اور خوف کے آئے، انیشل اسٹیج جو آپ کا تھا، آپ اس میں جب دماغ نے یہ سب چیزیں جنریٹ نہیں کی تھیں، اس نے ساری چیزیں اپنے پاس یادداشت میں محفوظ نہیں کی تھیں، وہ کسی نقطے تک نہیں پہنچا تھا، تو آنے والے حقائق کو ڈسٹارٹ نہیں کر رہا تھا، تو اس وقت تو آپ بالکل پیور تھے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں کیا ہوا، آپ کے تصور کے چینلز میں تمام مسخ کرنے والی روشنی دوسروں نے ڈالی، ٹھیک ہے، دوسرے لوگ، والدہ تھیں اس میں، والد تھے، اساتذہ تھے، آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی، آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا، کتے نے آپ کو کاٹ لیا، اس کا خوف آپ کی باڈی میں، ذہن میں محفوظ کر لیا، اب وہ ہر اگلی بات جب کتاب دیکھیں گے تو پھر وہ اسی واقعے کو نئے واقعے کے ساتھ مرج کر کے، مکس کر کے آپ کو بتائے گا کہ یہ وہی کاٹنے والا، خوف زدہ کرنے والا کتا ہے، تو آپ جو ہے ہمیشہ ڈرتے رہیں گے۔ تو یہ جو چینج آتا ہے، آپ جب پہلے آگاہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دماغ کیسے کام کر رہا ہے، اور پھر سیکنڈ لیول پر آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ٹول کو تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ نئی آگاہی کو انتخاب کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو چیزیں دماغ نے پہلے سے طے کر لی ہیں اس کو آپ اگنور کرتے ہیں اور اسے تبدیل کرتے ہیں، اس کو ہٹاتے ہیں، اور اس کی جگہ نئی فلاسفی، نئی آئیڈیالوجی، نیا سوچنے کا انداز دماغ کو دیتے ہیں کہ یہ ٹول ہے، اس ٹول کو آپ کو استعمال کر کے مجھے امپلیمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری ہوتی ہے ارادے کی مہارت، یعنی جہاں آپ
पहले समझ गए मसला क्या है, फिर उसके टूल को आपने तब्दील कर दिया। अब आप मुस्तकिल मिजाजी से उस बात पर कारबंद रहने के लिए अपने आप को आपने मजबूत कर लिया। तो अपने आप की जो मजबूती है उसे ये टूल टैग वाले इरादे का कहकर बयान करते हैं, इरादा। ठीक है, कि इरादा जो है वो कैसे जो है वो आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो इनका कहना ये है कि तीन तरह की जो महारतें हैं, तीन तरह की महारतें हैं, और उन तीन तरह की महारतों को सीख कर आप दरअसल दुनिया के बारे में रियलिटी तक पहुंच पाएंगे। और अगर आपकी अंदर ये तीन महारतें पैदा नहीं हुई तो फिर ऐसी सूरत में आपको रियलिटी का अंदाज़ा नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब हम बिल्कुल अपने आखिरी मरहले पर हैं। पूरी बात का अगर खुलासा मैं बयान करना चाहूँ आपके सामने, तो बात उन्होंने ये कही कि पहले एक मुकदमा कायम किया। मुकदमे के अंदर ये बताया कि आप तक नॉलेज दुनिया की जो पहुँचती है वो किन ज़राए से पहुँचती है। उसके लिए उन्होंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो ज़रिया है वो दरअसल रोशनी है, वेव्स हैं। हर किस्म की नॉलेज और महारत जो आप तक पहुंचती है, आपकी ज़ात तक पहुंचती है, उसका ताल्लुक रोशनी से है। और फिर दूसरे मरहले में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो रोशनी है और जो वेव्स हैं वो अपने अंदर जो मैसेज कैरी करती हैं वो बिल्कुल 100% मैसेज होता है। उसमें वो कोई तब्दीली नहीं करती है, उससे कोई बदलाव लेकर नहीं आती। उसमें उन्होंने कहा रोशनी जो है एक कामिल कैरियर है। और उसके बाद फिर वो इस तरफ आते हैं कि जब दुनिया को आप देखते हैं वाक़यात की नज़र से, मुताल्ले की नज़र से, ताल्लुकात की नज़र से, बिज़नेस की नज़र से, जब आप दुनिया को देखते हैं तो वो जो रोशनी कैरी करती है मैसेजेस एक्सटर्नल, वो डायरेक्टली आप तक नहीं पहुंचते बल्कि वो आपके ब्रेन से गुजरते हैं। और ब्रेन क्या करता है, उसमें डिस्टॉर्शन डेवलप करता है, वो उसको तब्दील करता है, वो उसके अंदर वो आपको धोखा देने के लिए उसमें अपनी मिलावट करता है। उसमें तासुब है, उसमें आपका नॉलेज है, उसमें आपका फैमिली बैकग्राउंड है, उसमें आपका कल्चर है, वो मज़हब की बुनियाद पर, वो याददाश्त की बुनियाद पर, माजी के वाक़यात की बुनियाद पर, आपके तजर्बात की बुनियाद पर वो उसके अंदर डिस्टॉर्शन डेवलप करता है। और डिस्टॉर्शन डेवलप करके उस रियलिटी को फॉल्सहुड में कन्वर्ट कर देता है। वो रियलिटी रियलिटी नहीं रहती, बल्कि वो रियलिटी जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, और वो रियलिटी आप ख्वाब की शक्ल में, धोखे की शक्ल में आप तक पहुंचती है। और आप उसे ही दुनिया समझते हैं, उसे ही रिलेशनशिप समझते हैं, उसे ही बिजनेस समझते हैं, उसे ही दुनिया की नॉलेज समझते हैं, उसे ही सिचुएशन समझते हैं, उसे ही रवैये समझते हैं। यानी जो कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो रियल नहीं पहुंच पा रही, बल्कि वो डिस्टॉर्टेड और मसख शुदा इंफॉर्मेशन जो दिमाग ने आपकी मसख की है वो आप तक पहुंचा रही है। उसका नतीजा ये निकलता है कि सारी ज़िंदगी आप इस दुनिया की रियलिटी को देखने के बजाय डिस्टॉर्टेड रियलिटी को आप देखना शुरू कर देते हैं। और आगे जाके उन्होंने आखिर में ये कहा कि अगर आप दुनिया की हकीकत को और सारी सिचुएशन जिससे आप गुजर रहे हैं उसकी रियलिटी को समझना चाहते हैं तो आपको तीन रास्ते अपनाने होंगे या तीन स्टेजेस से गुजरना होगा। पहले स्टेज को उन्होंने कहा आगाही की महारत पैदा करनी पड़ेगी आपको। आगाही की महारत से मुराद ये है कि आपको ये जानना होगा कि आपका दिमाग किस तरह आपकी रियलिटी को मसख करता है, किन बुनियादों पर। सही, इससे पहले आपको आगाह होना पड़ेगा। इससे आगाही की महारत आप में जब आ जाएगी तो हम कहेंगे कि पहला स्टेज आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरे स्टेज के बारे में उन्होंने कहा कि वो तब्दीली की महारत। तब्दीली की महारत पैदा करने का मतलब ये है कि जब आपको पता चल गया कि ये जो हमारा दिमाग है ये किस तरह के टूल्स, उसूल, ज़ाब्ते
اور قوانین وہ استعمال کرتا ہے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے، تو ہم اس کی جگہ اس کے اصولوں کو بدلتے ہیں، صحیح ہے، چینج لاتے ہیں اس میں، اور وہ ٹول جو اس نے ہم پہ استعمال کیے تھے نگیٹو، ان کو ہم کرتے ہیں پازیٹیو، ان میں ہم بدلاؤ لے کر آتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں تبدیلی کی مہارت۔ اور تیسرے نمبر پہ جب آپ اس قابل ہو جاتے ہیں تو پھر اب آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے، اب آپ اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے اسی راستے پر چلانے کے لیے مہارت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، تاکہ آپ دنیا کو حقیقت کی نظر سے دیکھ پائیں۔ میری بات یہاں کمپلیٹ ہو گئی۔ آپ میں سے کسی کو اگر کمنٹ کرنا ہو، کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں، ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے تقریباً 10 منٹ۔